उसका देवर रोज कमरे में आता और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर कहता, भाभी मैं आपको एक चीज़ पकड़ाऊंगा, उसे छूकर आपको बताना है कि वह चीज़ क्या है। अगर आपने सही जवाब दिया और आप जीत गई तो फिर मैं आपको 500 रुपये दूंगा। वो मान गई। उसने जब उस चीज़ को छुआ तो वह लंबी और नरम सी थी। वो घबराई और पट्टी हटाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि देवर ने तो उसके हाथ में अपना, उसका नाम गरिमा है। उसकी उम्र जब 18 साल की थी तो उसके साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। एक रात को वो आराम से अपने बिस्तर पर लेटकर सो रही थी कि तभी उसके पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई। शोर सुनकर वो अपने कमरे से बाहर निकल कर आई तो उसके पापा उससे कहने लगे कि बताओ वह आदमी कौन था। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर गरिमा बहुत हैरान रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पापा उससे क्या पूछ रहे हैं। वह कहने लगे कि अभी अभी मैंने तुम्हारे कमरे से एक आदमी को निकलते हुए देखा है। तुम्हारा यह चक्कर उसके साथ कब से चल रहा है। उसने पापा से कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है था। मैं तो चुपचाप आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चला, पर उसके पापा अपने आगे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उसने उन्हें समझाते हुए कहा कि हो सकता है कोई चोर हमारे घर में चोरी करने के लिए आया हो और जब वह मेरे कमरे से बाहर निकल कर जा रहा हो तो आपने उसे देख लिया हो और आपको गलतफहमी हो गई। उसके पापा कहने लगे कि वह मुझे देखते ही भागने लगा। उसने कहा तो चोर ने आपको सामने देखा तो वह डर गया होगा कि कहीं आप उसे पकड़ ना लो, बस इसीलिए वह भाग गया। पर उसके पापा उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने तुरंत ही पूरे घर की तलाशी ली तो कहने लगे कि अगर वह चोर था तो कोई भी चीज़ कहीं से गायब क्यों नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि वह तुम्हारा आशिक ही था। गरिमा ने उनसे कहा, हो सकता है वह सभी कमरों में गया हो, लेकिन उसे किसी भी सामान के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वह कुछ लेकर नहीं जा पाया। उसके पापा कहने लगे कि उतनी देर से झूठ पर झूठ बोले जा रही है। वह उससे बुरी तरह से नाराज हो गए और फिर उन्होंने गरिमा को पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। वह तेरा कोई आशिक ही था, क्योंकि अगर चोर होता तो कुछ ना कुछ तो लेकर जरूर जाता। उसके पापा ने उसे बहुत मारा और फिर अगले ही दिन उन्होंने उसकी शादी करने का फैसला सुना दिया। उसकी माँ ने पापा को समझाने की कोशिश भी की, पूरा सच जाने बगैर तुम बच्ची की जिंदगी का फैसला ऐसे कैसे कर सकते हो। तुम तो उसके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हो। समझने की कोशिश करो, अभी इसकी उम्र ही क्या है। हमारे पूरे परिवार में कम उम्र में किसी की भी शादी नहीं की जाती। लेकिन उसके पापा कहने लगे कि मैंने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को इसके कमरे से निकलते हुए देखा है। अब मुझे और कुछ नहीं सोचना समझना, मेरी बात मानो। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, ना ही बेवकूफ़ हूँ, बल्कि मैं बस यही चाहता हूँ कि इससे पहले कि यह कोई गुल खिला दे और हमारी नाक कटवा दे, मैं अब इसकी शादी करवा दूंगा, क्योंकि वह आदमी कल इसके कमरे में था। ना जाने वह और यह दोनों मिलकर क्या कर रहे थे और आगे और पता नहीं क्या करें। उसके पापा इस तरह की बातें कर रहे थे जैसे उन्होंने आज तक नहीं की थी। उसके पापा को पूरा यकीन था कि गरिमा एक बदकिरदार लड़की है। ना जाने वह शख्स कौन था जो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके चला गया। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि अगर मेरा उसके साथ चक्कर होता तो क्या मैं इतनी बड़ी पागल हूँ कि उसे घर पर ही बुला लेती। मुझे तो खुद पता है कि मेरे पापा बाहर सोया करते हैं और वह हमें आराम से पकड़ सकते हैं। उसके पापा अपनी इज्जत और सम्मान को लेकर उस वक्त इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने ज़्यादा सोचा समझा नहीं और जल्दी जल्दी में ही जो भी रिश्ता मिला वहाँ उसकी शादी तय कर दी। जिस घर में उसकी शादी हो रही थी वहाँ उसका पति, देवर, सास और एक छोटी नंद रहते थे। वह लोग उन लोगों से बहुत ज़्यादा गरीब थे और अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग भी थे।
जब गरिमा की उनसे शादी तय हुई तो उन लोगों के बारे में जो भी जानकारी थी वह पहले ही उस तक पहुंच गई, क्योंकि उसकी एक सहेली उनके ही मोहल्ले में रहती थी, जिसे जब यह पता चला कि उसकी उस घर में शादी हो रही है तो उसने गरिमा को बताया कि वह लोग तो बड़े ही अजीब लोग हैं। उनके यहाँ हर समय गाने बजाने की आवाज़ें आती रहती हैं। मोहल्ले में किसी के भी यहाँ शादी होती तो फिर सास नंद वहाँ चली जाती और बहुत ही अजीब और बेहुदा कपड़े पहनकर उन शादियों में डांस करती हैं। उन लोगों को किसी की भी कोई परवाह नहीं है, बल्कि उनके घर में किसी को किसी की नहीं पड़ी। ना बेटे को माँ की फिक्र है, ना ही माँ को बेटे की फिक्र है। और उनकी बहन तो ऐसी है कि उसने सारे मोहल्ले को फंसा रखा है। वो बोली, तुम ऐसे गंदे लोगों में जाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। गरिमा ने उससे कहा कि अब मैं कर ही क्या सकती हूँ, ज़िंदगी तो मेरी पहले ही बर्बाद हो गई। उसके पापा ने उसे जानवरों की तरह बहुत मारा है और वह उसकी अब शादी करवा कर ही मानेंगे। इस बात को लेकर उसके घर में भी कोई बात नहीं हुई। गरिमा की माँ भी अब पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। गरिमा के पति का नाम राकेश था। उन लोगों का रवैया इन लोगों के साथ ठीक ही था। उसके घर वालों ने उनसे कहा कि वह सादगी से शादी करना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए वह लोग भी मान गए, क्योंकि वह भी ज़्यादा कोई शादी पर खर्च नहीं करना चाहते थे। इसीलिए कुछ ज़रूरी रस्में करने के बाद ही उनकी शादी हो गई। गरिमा अपने 2 छोटे भाइयों की एक लौती बहन थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी बिल्कुल ऐसे करी गई थी जैसे किसी की मैयत हो। वो अपने ससुराल विदा होकर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी इसीलिए मजबूरन वो इनकार भी नहीं कर सकती थी। अपने ससुराल पहुंचकर जब वो अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी तो वहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात हुई। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और गरिमा ने घूंघट उठाकर देखा तो उसके पति की जगह उसका देवर कमरे में आ गया। उस रात उसे अपने कमरे में देखकर गरिमा बुरी तरह से चौंक गई और उसने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह गरिमा से कहने लगा, भाभी आप फिक्र ना करें, आपकी शादी मेरे भाई के साथ हुई है, लेकिन मैं तो बस इस कमरे में सोने के लिए आया हूँ। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर गरिमा बहुत हैरान रह गई। गरिमा सोचने लगी कि आज यहाँ पर इसका क्या काम है और यह मेरे कमरे में सोने क्यों आया है। गरिमा ने उससे कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो वह अचानक ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं भला यहाँ सोने के लिए क्यों आऊँगा। मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ देखने का कोई शौक़ नहीं है। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो बड़ी हैरान थी कि यह लड़का किस तरह की फिजूल बातें उससे कर रहा है। फिर वह उससे कहने लगा कि मैं आपको यह बताना चाहता था कि भैया अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, तो आप चाहें तो सो जाएं, और अगर आप नहीं सोना चाहती हैं तो मैं 2-3 घंटे तक आपके साथ बैठकर हंसी मजाक कर सकता हूँ। उसने उससे कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, जबकि उसे उस वक्त बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने उससे उस वक्त झूठ बोल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वह उसके साथ इस कमरे में 2-3 घंटे तक बैठे, क्योंकि उसका गरिमा के पास आखिर काम ही क्या था। फिर वह अचानक ही उससे कहने लगा कि अरे आप 2 घंटे बाद सो लेना, अभी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वह बोला कि भाभी और देवर का रिश्ता तो बहुत ही अच्छा होता है। वो मन ही मन सोचने लगी कि भाभी और देवर का रिश्ता आग और पानी का रिश्ता होता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को अब वो क्या समझाए। उसने उससे एक बार फिर कहा कि नहीं, मुझे नींद आ रही है, और वो उसके सामने लेटकर चुपचाप सोने की एक्टिंग करने लगी। थोड़ी देर वह उसे खड़े होकर टुकुर टुकुर देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद उसने चैन की सांस ली। उसे अपनी सहेली की यह बात याद आई जो वो गरिमा से कह रही थी कि उन लोगों को किसी बात का लिहाज नहीं। वो सोचने लगी, यह बात बताने के लिए मेरी
मेरी ननद भी तो आ सकती थी। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, इसीलिए वो चुपचाप लेटी रही। 2 घंटे के बाद उसका पति कमरे में आया। तब उसने उसे शादी के बाद पहली बार देखा। उसे देखकर उसने यही सोचा कि शुक्र है, कम से कम यह दिखने में ठीक ठाक तो लगता है। मतलब वो वैसा ही था जैसा एक नॉर्मल लड़का होता है। कमरे में आने के बाद उसके पति ने उससे कोई खास बातचीत नहीं की। उसने भी सोचा कि यह कौन सा उसकी शादी मोहब्बत की शादी है, शायद इसी हवाले से वह उसका उतना लिहाज भी नहीं कर रहा है। और उसकी ज़िंदगी की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे कि ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। उसने अपनी ननद को देखा तो वह वाकई में बड़ी बेशरम सी थी। कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, कपड़े भी बहुत अजीब तरीके से पहनकर सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाया करती थी और कहती थी कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। उन लोगों ने उसके सर पर ही सारे घर का काम डाल दिया था। उसकी सास तो पूरे दिन बैठकर अजीब तरह के ड्रामा टीवी पर देखती रहती या फिर अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ती, पर वह किताबें भी बड़ी अजीबोगरीब पढ़ा करती थी। उस घर में हर कोई बहुत अजीब था। टीवी लगा हुआ था तो उसे इतनी तेज तेज चलाते कि पूरे घर में शोर होता रहता, चाहे कोई सो ही क्यों ना रहा हो, लेकिन कोई भी टीवी की आवाज़ धीमी नहीं करता। उसकी शादी के 2-3 दिन के बाद ही उसके देवर ने अचानक से घर में हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि उसे भी शादी करनी है। गरिमा की सास ने उसे समझाया कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, लेकिन वह तो किसी बच्चे की तरह शादी के लिए मचल रहा था। कहने लगा कि भाई की भी तो शादी हो गई है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, लेकिन शादी की समझ उसे बहुत अच्छे से थी। एक बार तो उसने उसे अपना पैंट उतारे खड़े देखा था। वह ना जाने क्या कर रहा था, पर उसने जब उसे इस तरह से देखा तो तुरंत ही भागकर वहाँ से चली आई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वह उसे देख ले कि वो उसे देख रही है, क्योंकि पता नहीं वह उसके साथ क्या करता। उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं था। फिर एक दिन उसका देवर उसके कमरे में आया और उससे कहने लगा कि भाभी, आप अपनी आंखें बंद करें, मैं आपको एक चीज़ पकड़ाऊंगा और फिर आपको बताना है कि वह चीज़ क्या है। अगर आपने मेरी उस चीज़ को पहचान लिया और सही जवाब दिया तो मैं आपको 500 रुपये इनाम में दूंगा। गरिमा ने उसे कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी खेल नहीं खेलना है। मेरे सर में इस वक्त दर्द हो रहा है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। बहाना बनाकर उसने उस वक्त उसे अपने कमरे से भगा दिया। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे। उसके पति को उससे कोई खास मतलब नहीं था। फिर तो ऐसा हुआ कि उसके पति ने उसे खर्चा देने से भी मना कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें रुपए पैसों की आखिर ज़रूरत ही क्या है। तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए वह तो घर में मिल ही जा रही है। खाना तो घर में बनता ही है, टीवी भी सभी लोग साथ बैठकर देखते हैं, इसीलिए अलग से मोबाइल की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और कपड़ों की बात रही तो वह तो अभी तुम्हारी शादी में नए खरीदे ही गए। अब जब आगे कभी कपड़े ख़राब होंगे तो फिर दोबारा से बनवा दूंगा। जब मौसम बदलेगा तो माँ खुद ही टेलर से जाकर अपने सूट सिलवा लेती है। तुम भी अपनी पसंद बता देना, वह तुम्हारे लिए भी सिलवा देगी। गरिमा को अपने पति की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आखिर अपनी पत्नी को खर्च का पैसा देना एक पति का फर्ज होता है, लेकिन वह तो अपना फर्ज निभाने से साफ इनकार करने लगा। जबकि शादी के बाद तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। वह तो उसकी जिम्मेदारी उठाने से सीधा पल्ला झाड़ना चाह रहा था। उसके मन में ख्याल आने लगा कि मेरी भी गलती है। मैंने देखा था जब भी लड़कियों की नई नई शादी होती थी तो वह अपने रंग रूप को दिखाकर अपने पति को अपने काबू में कर लेती थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया और आज उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा था कि मेरा पति तो मेरे काबू में रहा ही नहीं। लेकिन वो भी क्या करती, क्योंकि उससे यह सब नहीं होता था, इसीलिए उसकी बात सुनकर वो खामोश हो गई। फिर कुछ ही दिन बाद एक बार फिर से गरिमा का देवर उसके कमरे में आया और उससे कहने लगा कि भाभी, क्या आप मेरे साथ वह वाला खेल खेलेंगी जिसमें मैं आपको 500 रुपये इनाम में दूंगा। उसने भी मन में सोचा कि मैं भी 500 रुपये कमाने का मौका क्यों छोड़ूं। उसने उससे कहा, बताओ क्या करना है। गरिमा ने सोचा, वैसे
वैसे ही इसका दिमाग तो बच्चों वाला है, यह ज़रूर कोई बच्चों वाला खेल ही उसके साथ खेलेगा। उसने कहा कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और आपके हाथ में एक चीज़ पकड़ाऊंगा। आपको उसे छू कर मुझे बताना है कि वह चीज़ क्या है। गरिमा ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उससे कहा कि आप अपने हाथ आगे करिए। कहने लगा कि अगर आपने नहीं पहचान पाया तो फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। उसकी यह बात सुनकर वो सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। फिर उसने सोचा कि मैं इसे यह बात नहीं बताऊंगी, मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आखिर ऐसी क्या चीज़ होगी, मैं जहाँ तक है कि पहचान ही लूँगी। फिर उसने गरिमा की आँख पर पट्टी बांधी और उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ाई जो बड़ी ही नरम सी लग रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है और वह उसे बार बार पूछे जा रहा था कि बताओ बताओ यह क्या है। लेकिन वो बहुत देर समझने की कोशिश करती रही, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह नरम सी चीज़ क्या थी। इसीलिए उसने उसकी आंखों की पट्टी खोल दी। गरिमा ने उसे कहा कि वह क्या था, तो कहने लगा कि यह मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अब आप हार गईं, इसीलिए अब आपको मुझे 500 रुपये देने होंगे। गरिमा ने उससे कहा कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे हों तो आप मुझे दे दीजिएगा। गरिमा ने कहा ठीक है। उसे बहुत अफसोस हुआ कि वो समझ ही नहीं पाई कि वह क्या चीज़ थी। अच्छा खासा 500 रुपये कमाने का मौका उसके हाथ से निकल गया था। अभी 2-3 दिन बीते ही थे कि फिर एक बार उसका देवर उसके पास आया और कहने लगा कि अगर आज आप जीत गईं तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, लेकिन अगर आप हार गईं तो फिर आपको मुझे 1000 देने होंगे। गरिमा ने उससे कहा ठीक है, लेकिन खेल क्या है, तो कहने लगा कि मैं आपको 5 चीज़ें खाने के लिए दूंगा, फिर आपको बताना होगा कि वह क्या है। जब आप 5 चीज़ों के सही नाम बता दोगी तब मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा, और अगर किसी एक का भी नाम नहीं बता पाई तो आप हार जाएंगी। उसने कहा ठीक है। उसके बाद एक एक करके वह उसके मुंह में कोई ना कोई चीज़ खिलाता रहा और वो उसके नाम बताती गई, लेकिन आखिरी चीज़ जो उसने उसके मुंह में डाली उसका उसे कोई खास स्वाद नहीं लगा। वह थोड़ी नरम सी थी और लंबी सी थी। जब वो उसका नाम नहीं बता पा रही थी तो वह बड़ा ही खुश होता और बार बार कहता कि एक बार और आपके मुंह में डालूं, फिर आप बताइएगा कि वह क्या है। पर गरिमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह ऐसी कौन सी खाने वाली चीज़ है जिसका कोई खास स्वाद ही नहीं आ रहा है, इतनी नरम सी है। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो उस दिन भी हार गई। वह उससे फिर से पैसे मांगने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे बाद में दूंगी, अभी मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। वह उससे बोला क्यों भैया, आपको पैसे नहीं देते? उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह कहने लगा चलिए कोई बात नहीं, अब आपके पास मेरे 1000 हो गए। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। गरिमा ने भी सोच लिया था कि अब वो उसके साथ कोई खेल नहीं खेलेगी। अगर कभी उसके पास पैसे हुए तो उसे दे दूंगी। फिलहाल तो उसके पास 1 रुपये भी नहीं था, लेकिन उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने 2 दफ़ा कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे एक बार भी नहीं जीत सकी। अगर जीत जाती तो आज उसके पास 1000 रुपये होते, उससे वो अपने लिए कोई भी चीज़ ले सकती थी। अगर वो अपने घर जाती तो हमेशा की तरह उसे खाली हाथ जाना पड़ता, क्योंकि वो जब भी अपने घर जाती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। वो चाहती थी कि वो अपने घर जाए तो कोई चीज़ खरीद कर लेकर जाए, क्योंकि उसके दोनों भाई अभी काफ़ी छोटे थे जो स्कूल में पढ़ते थे। वह जब भी देखते होंगे कि उनकी दीदी घर आई है तो मन में सोचते तो होंगे ही कि शायद मेरी दीदी मेरे लिए कोई चीज़ लाई होगी, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं होते थे
जो वो अपने भाइयों के लिए कुछ लेकर जाती। गरिमा के पापा तो उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। उसकी उदासी देखकर गरिमा की माँ उससे कहती कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन यह आदमी ऐसे ही होते हैं, इसीलिए तुम भी कभी किसी आदमी का भरोसा ना करना, क्योंकि यह आदमी हम औरतों का भी भरोसा नहीं करते। गरिमा ने कहा कि क्या अपने पति पर भी भरोसा नहीं? तो गरिमा की माँ कहने लगी, हाँ, पति पर भी नहीं, क्योंकि वह भी तो एक आदमी ही है। औरत अगर आदमी की मोहब्बत पर भरोसा करती है तो वह पागल होती है, और अगर वह उसकी मोहब्बत पर इतराती है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ और गुरूर करती है तो वह बर्बादी की तरफ जा रही होती है। गरिमा जब अपने मायके से लौट कर आई तो उसने देखा कि उसकी ननद कुछ अजीब सा खाने के लिए पका रही थी। वो सोचने लगी कि इसे तो खाना पकाने की आदत नहीं है, यह तो अक्सर बाजार से ही खाना मंगवाया करती थी, खुद तो पका कर यह कभी नहीं खाती थी, फिर आज यह खुद से खाना कैसे बना रही है। दाल रोटी तो इसको पसंद ही नहीं थी। कभी कभी तो उसने देखा था कि घर के बाहर कोई ढेर सारा खाना रख कर चला जाता था और उसकी ननद चुपचाप जाकर वहाँ से उठा लेती थी। वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि वह खाना होटल का होता था। इतनी तो बेवकूफ़ वो नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि उसकी ननद ने कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती कर रखी है जिनसे वह खाने पीने की चीज़ें मंगवाती है। अभी वो खड़े होकर यही सब सोच रही थी कि तभी उसका देवर वहाँ आ गया। तो उसने उसकी बहन के सामने ही उससे कहा कि जो गेम तुमने मेरे साथ खेली थी वह अपनी बहन के साथ खेलो, उसके साथ भी शर्त लगाओ, हो सकता है कि तुम्हारी बहन पहचान ले। उसकी ननद उन दोनों की बात सुनकर पूछने लगी, कौन सी गेम और कौन सी शर्त की बात कर रही हो आप? भाभी, मैं भी खेलूंगी। गरिमा ने उसे कहा कि अगर तुम इस गेम में जीत गई तो तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे। उसने उसकी बात सुनकर खुश होते हुए कहा, अरे वाह, फिर तो मैं ज़रूर खेलूंगी। लेकिन उसका देवर कहने लगा कि नहीं, मैं इसके साथ यह खेल नहीं खेल सकता हूँ। गरिमा ने कहा, क्यों? उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? क्यों नहीं उसके साथ शर्त लगा सकते? सिर्फ मेरे साथ ही लगा सकते हो, वह तो तुम्हारी बहन है। तो देवर गुस्से में कहने लगा, अब भाभी, मैं आपके साथ भी नहीं खेलूँगा और अब आप इस गेम के बारे में किसी को भी मत बताइएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। उसकी ननद उससे पूछने लगी कि आखिर यह गेम का पूरा मामला क्या है। तो गरिमा ने उसको सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर वह उससे बोली, भाभी, मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ, यह जो मेरा भाई है यह बचपन में एक गड्ढे में गिर गया था और उसके सर में उस वक्त चोट लग गई थी, तब से वह पागल है। इसीलिए आप इसकी किसी भी बात में मत आइएगा और इसकी किसी भी बात को दिल पर भी मत लीजिएगा। यह हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और इसकी इस हरकत के बारे में भैया को मत बताइएगा, नहीं तो वह इसे पागलों की तरह मारेंगे। वह पहले भी उसको ऐसे ही मारते थे जब भी यह कोई इस तरह से हरकत करता था। गरिमा ने सोचा उसकी ननद उससे मजाक कर रही है कि उसका भाई गड्ढे में गिर गया था, क्योंकि भाई बहनों में तो इस तरह के टांग खींचने वाले मजाक चलते रहते हैं। वो भी कभी मजाक में अपने भाइयों को कहती थी कि तुम्हें तो हम लोग कूड़ेदान से उठाकर लाए थे, तुम मेरे भाई नहीं हो। यही सोचकर उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने अपने देवर से खुद ही कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से शर्त लगानी है। वो उससे कहने लगा, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा अगर आप जीती तो मैं आपको 1500 दूंगा। उसकी बात सुनकर गरिमा बहुत खुश हो गई और उसने सोच लिया कि इस बार तो वो जीत कर ही रहेगी। लेकिन उसकी बुरी किस्मत, वो इस बार भी पहचान नहीं पाई। फिर वो सोचने लगी कि जब इंसान सही तरीके से कोई खेल खेले तो शायद ही है जो वो जीत सके। अब वो उसके साथ चीटिंग करना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे कहा कि मैं कल तुम्हारे साथ आखिरी बार एक बार फिर से शर्त लगाऊंगी। अगर मैं जीती तो तुम मुझे पूरे 3000 देना और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें पूरे 5000 दूंगी। गरिमा का देवर तो इस बात पर बहुत खुश हो गया, कहने लगा, लगता है भैया ने आपको खर्चे के लिए काफ़ी सारे
पैसे दिए हैं। गरिमा ने कहा, हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे खर्चा देना शुरू कर दिया है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और फिर यह तो शर्त ही ऐसी है, इसमें यह थोड़े ना देखा जाता है कि कितने पैसे लग रहे हैं। मैं कल तुम्हारे साथ यह शर्त जरूर खेलूंगी। उसका देवर बहुत खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, कल तो बहुत मज़ा आएगा। वो बोला, अगर आप हार गई तो पूरे 5,000 देने होंगे। पहले भी आप कई बार मुझसे हार चुकी हैं, लेकिन आपने मुझे पैसे नहीं दिए। गरिमा ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगी, पर तुम भी अपने पैसे तैयार रखना। हम लोग अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उसका पति वहाँ पर आ गया। उसका पति जब भी घर आता तो अक्सर उन लोगों को पता ही नहीं चलता था, पर उनके आते ही उसे यह खुद से समझना पड़ता था कि अब उसे अपने कमरे में जाना है। इसीलिए वो चुपचाप उन्हें देखते ही कमरे में पहुंच जाती थी और उसका पति अपने ज़रूरी काम उसे बताने लगता था कि मेरे लिए चाय बना दो, कपड़े निकाल दो। गरिमा जब कमरे में पहुंची तो वह उससे कहने लगा कि तुम मेरे भाई से क्या बातें कर रही थी? तुम्हें पता है वह एक पागल है। उसने कहा, क्या मतलब? आपकी बहन भी यही कहती है कि वह पागल है और आप भी यही कह रहे हैं? तो गरिमा का पति कहने लगे कि उसका दिमाग खराब है, इसीलिए उससे दूर रहा करो। यही बात करते करते उसका पति अचानक से दूसरी बातें करने लगता। गरिमा दिल ही दिल में सोचने लगी कि फिजूल की बातें करना तो तुम्हारे खानदान की बीमारी है, क्योंकि उसकी सास भी उससे ऐसे सवाल करती थी जो एक सास कभी अपनी बहू से नहीं करती। और अपनी बहन के बारे में तो इनको पता ही नहीं था कि उसने सारे मोहल्ले में अपने ताल्लुक रख रखे हैं, और इनके खुद के बारे में भी मैं क्या कहूँ, ना जाने शादी से पहले क्या करते हूँ। उसने अपने पति से कहा, ठीक है, मैं उससे दूर ही रहूँगी, और उनको शर्त वाली बात नहीं बताई। लेकिन गरिमा को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उसके छोटे भाई की सालगिरह आ रही थी और वो लोग हर साल अपने भाइयों की सालगिरह धूमधाम से मनाते थे। और उसने इस बार भाई को एक वीडियो गेम लेकर देने को कहा था जो पूरे 3,000 की थी। बस इसीलिए उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पहले उसने वह पैसे पति से भी मांगे थे, लेकिन उसने तो उसे साफ इनकार कर दिया था। कहने लगा कि सालगिरह ही तो है। गरिमा का दिल तो किया कि उसे अभी जवाब दे दे, लेकिन फिर उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। वो खामोश रह गई। उसने उस चीज़ को आज तक कभी नहीं देखा था जो उसका देवर उसे पकड़ाता था, लेकिन उसे उस चीज़ को महसूस करके उसके एहसास के बारे में वो सोच रही थी कि वह बहुत ही नरम सी चीज़ थी और उसके ऊपर बाल भी थे। लेकिन ऐसी क्या चीज़ हो सकती थी? एक तो जब वो आंखें खोलती तो वह अपनी उस चीज़ को गायब कर देता। इसीलिए इस बार उसने एक ट्रिक अपनाई। इस दफ़ा वो अपना कपड़ा ले गई। इसीलिए जब उसके देवर ने कहा कि आपको पट्टी बांधनी है तो उसने कहा कि दुपट्टे से मेरी आंख पर पट्टी बांध दो। उसकी बात वह मान गया। उसने उसकी आंखों पर वह दुपट्टा बांध दिया। वो बहुत ज़्यादा बारीक कपड़े का था, जिससे गरिमा को सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। फिर उसने उसे वह चीज़ पकड़ा दी और जैसे ही उसने वह चीज़ पकड़ी वो बुरी तरह से चिल्लाई और उसने फ़ौरन ही अपना हाथ पीछे कर लिया। उसने अपनी आंखों से पट्टी उठाई और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसा करते हुए? वह उससे कहने लगा कि मैं इसे पकड़ कर लाया था, यह मेरा दोस्त है, मैंने इसका नाम भी रखा है। गरिमा हैरान रह गई। वो सोचने लगी यह तो सच में पागल है। उसकी चीख सुनकर उसके पति भी वहाँ पर आ गए। उसकी सास और उसकी ननद ने भी यह मंजर अपनी आंखों से देख लिया। उसकी सास ने देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि जाओ, इस पिल्ले को जहाँ से उठाकर लाए हो वहीं पर छोड़कर आओ, यह तुम्हें कहीं काट ना ले। अगर उसने काट लिया तो तुम मर जाओगे, इसे यहाँ से बाहर फेंको। उसके बाद गरिमा ने उन लोगों को सारी बात बताई तो वह उससे कहने लगे कि हम तो तुम्हें पहले ही कह रहे थे कि यह पागल है, तुम्हें क्या लग रहा है?
कि हम क्या कोई मजाक कर रहे हैं। उसने कहा, हाँ, यह तो सच में पागल है। वो तो हैरान रह गई कि इस तरह की हरकत कोई पागल ही कर सकता था। फिर उसे उसके पति ने पूरी बात बताई। उसने कहा कि एक बार इसको बहुत बुरी तरह से बुखार आ गया था, जो इसके दिमाग पर असर कर गया। उसके बाद से यह इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। कभी कभी यह बहुत ही गंदी बातें करने लग जाता है, इसीलिए वो लोग भी इससे ज़्यादा बातें नहीं करते। उसने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया है। वह ना तो पढ़ाई लिखाई करता है और ना ही कोई काम। उसका व्यवहार भी अचानक से बदल जाता है। यह जानवरों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहता है, इसीलिए कभी भी कोई भी जानवर उठाकर ले आता है। कभी किसी जानवर का बच्चा ले आता है तो कभी कुत्ते के बच्चों को उठाकर ले आता है। गरिमा ने अपना सर पकड़ लिया। जब वो कमरे में आई तो उसने अपने पति को बताया कि दरअसल मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तो वह उससे कहने लगे कि तुम्हें क्या मैंने खर्चा देने से मना किया था? मैंने यह तो नहीं कहा था कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे कहोगी ही नहीं। तुम मेरी बीवी हो, अगर तुम मुझसे पैसे नहीं मांगोगी तो फिर किससे मांगोगी? उसके पति ने कहा कि इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। जब तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मुझे साफ इनकार नहीं करना चाहिए था। उसके पति ने उससे माफ़ी मांगी। गरिमा ने भी उससे माफ़ी मांगी कि मुझे भी आपसे फिर से बात करनी चाहिए थी। और फिर उसने उसे अपनी सख्त ज़रूरत के बारे में बताया। तो फिर उसने उसे अपने भाई के लिए वह वीडियो गेम खरीदने के पैसे दे दिए। उस दिन के बाद से वो अपने देवर से दूर रहने लगी थी। पर अब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगा था कि उसके ससुराल वाले इतने भी बुरे नहीं जितना कि उसने उन्हें समझा था। दरअसल अगर किसी को लेकर कोई आपसे पहले ही कुछ कह देता है तो उसकी विचारधारा सामने वाले को लेकर वैसी ही बन जाती है। उसके साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। उसकी सहेली ने उससे जो भी कहा उसका उसके दिमाग पर असर था और इसीलिए वो अपनी सास, ननद और पति को लेकर भी उसी तरह का नज़रिया रख रही थी। उसने अपने पति से अब बात करना शुरू कर दिया था। उसने उससे कहा कि सब लोग घर में अव्यवस्थित तरीके से क्यों रहते हैं। तो वह कहने लगे कि दरअसल हम लोग शुरुआत से ही हमेशा गरीब रहे हैं, जिस वजह से कोई खास पढ़ लिख नहीं पाए जो हम तौर तरीके सीखते। उसने उनसे कहा कि अगर आप मेरा साथ दें तो हम अपने घर की स्थिति बदल सकते हैं। अब उसका पति उसका हर काम में साथ देने लगा था। उससे पैसे लेकर वो बाजार से कुछ सामान लेकर आई और फिर उसने अपनी सास और ननद से कहा कि हम तीनों लोग मिलकर घर से अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसकी इस बात से वह दोनों भी राजी हो गई और कुछ ही महीनों में उनका अचार और पापड़ का बिजनेस बहुत अच्छे से चल पड़ा। वो तीनों घर में अचार पापड़ बनाकर तैयार करते और उसका पति बाजार जाकर उन्हें बेच आता, जिससे उन्हें बहुत अच्छी कमाई होने लगी थी। उसने अपने ससुराल के घर के हालात बदलने शुरू कर दिए थे। उन्होंने कई सारी नई नई चीज़ें खरीद ली थी। धीरे धीरे उनकी इतनी कमाई होने लगी कि उन्होंने बाजार में एक दुकान खरीद ली और फिर उसमें अपने हाथों से बनाया हुआ सामान रखकर बेचना शुरू कर दिया। फिर उसने अचार पापड़ बनाने वाली मशीन खरीद ली, जिससे उसकी मेहनत काफ़ी कम हो गई। उसके पति, सास और नंद उससे अब बहुत ज़्यादा खुश रहते और उन्हें उस पर बहुत फख्र था कि उसने अपने ससुराल की सूरत ही बदल दी थी। एक दिन उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे पापा ने जल्दी बुलाया है, इसीलिए तुम अभी चली आओ। उसे तो समझ ही नहीं आया कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई। वो घबराई हुई अपने मायके पहुंची तो देखा उसके पापा बुरी तरह से रो रहे थे। उन्होंने जैसे ही उसे देखा तो उसे गले से लगा लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तब उसकी माँ ने बताया कि दरअसल पापा जिस आदमी को लेकर तुम पर शक कर रहे थे और कह रहे थे कि वह तुम्हारा आशिक है, आज उन्हें पता चल गया कि वह तुम्हारा आशिक नहीं बल्कि एक चोर था। आज जब तुम्हारे पापा बाजार गए तो कुछ लोग एक आदमी को चोर चोर कहकर पीट रहे थे।
और जब उन्होंने उसकी शक्ल देखी तब उन्हें याद आया कि यह तो वही आदमी है जिसे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि यह आदमी एक चोर है और कभी लोगों के घरों में तो कभी दुकानों में जाकर चोरी करता है। घर आकर तुम्हारे पापा ने मुझे पूरी बात बताई और फिर वह अपने किए पर शर्मिंदा होने लगे कि मैंने अपनी बेटी की तो बातों पर यकीन ही नहीं किया और सिर्फ शक के बिना पर जल्दबाजी में उसकी शादी अपने से निचले परिवार में करके उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। गरिमा के पापा उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। उसने भी उन्हें माफ़ कर दिया। वह उससे कहने लगे कि मुझे पता है कि तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो। गरिमा ने कहा कि ऐसा पहले था लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। आपको नहीं पता, अब हम आपसे भी ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं। यह सुनकर तो गरिमा के मम्मी पापा दोनों ही चौंक गए। उसके बाद उसने उन्हें सब कुछ बता दिया जिसे सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गए और फिर गरिमा अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी अपने ससुराल लौट आई और अब उसने अपने पति से कहकर एक बहुत ही अच्छी कॉलोनी में नया मकान खरीद लिया है जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं और वहाँ का माहौल भी अच्छा है। उसकी सास और नंद भी अब बहुत खुश हैं। उसके देवर के दिमाग का इलाज भी अब शुरू हो गया है। उसे उम्मीद है कि वह भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपके हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन अगर आप में अपने हालातों को बदलने की क्षमता है तो आप फर्श से अर्श तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।